वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम करने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट फॉर द कोड सब्जेक्ट कोड BHDG 173 स्तरीय कार्य। ये असाइनमेंट आपकी 100 नंबर की है और इस असाइनमेंट में 6 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स अलग अलग हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा फीचर लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। किसी भी समाचार पत्र व पत्रिका में किसी विषय विशेष पर कई प्रधान लेख प्रकाशित होता है तो वह फीचर कहलाता है। फीचर के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमारा फीचर बनाया जाता है या हम बनाते हैं। फीचर के साथ लेखक का नाम प्रकाशित किया जाता है। फीचर में अतिरिक्त साज सज्जा के लेकर तथ्य व कल्पना का रोचक सम्मिश्रण होता है। घटना के परिवेश, विविध प्रतिक्रियाएं व उनके दूरगामी परिणाम फीचर में समाविष्ट होते हैं। उद्देश्यपरक रूप में फीचर तथ्यों की अन्वेषण या खोज एक्सप्लोरेशन के साथ लक्ष्य प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व मनोरंजन का संसार प्रस्तुत करता है। आपका लेखन ऐसा होना चाहिए कि पहली बार में ही पढ़ के समझ में आ जाए। तकनीकी शब्दावली, अपरिचित शब्दों या औपचारिक भाषा से बचें। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल और आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न। भुगतान का विवरण नोट कर लिया गया है या हमें आपका चेक मिल गया है। यहाँ से संकलन अटैच्ड है या कृपया अटैचमेंट देखें। अस्पष्टता से बचें। ऐसे शब्द या वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए जिनका एक से ज़्यादा अर्थ निकलता हो, क्योंकि इससे पाठक भ्रमित हो सकता है। मछली खाने के बाद किरण ने किरण से बात करी। मछली किसने खाई? बोलचाल की भाषा से बचें। अति संक्षिप्त रूप में या संक्षेप रूप में। इस दिन और युग में बेनाम बनाम आज वर्तमान में। ज़्यादा शब्दों के प्रयोग से बचें। घटना से पहले या पहले, समय के इस मोड़ पर या अब, बिल्कुल आवश्यक, एक साथ मिलाएं। छोटे व सरल का प्रयोग करें। 17 या उससे कम शब्द। यह सुनिश्चित करें कि पाठक के लिए सभी ज़रूरी जानकारी मौजूद है। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। शुद्धता, व्याकरण तथा लोगों और स्थानों के नाम की वर्तनी की शुद्धता की जांच करें। यदि आपसे नो की जगह ऑन, देन की जगह दैन, क्वाइट की जगह क्वाइट और लूज की जगह लूज टाइप हो जाए तो भी स्पेल चेक इसे गलत नहीं बताएगा। ठोसपन, विशिष्ट विवरण। आपकी निवेश योजना पर उच्च ब्याज मिलेगा। आपकी निवेश योजना पर 8% ब्याज मिलेगा। समझने योग्य, हमेशा या अक्सर, कभी नहीं या कभी कभार। कर्टसी, अपने लेखन की शिष्टता प्रदर्शित करें। बुरी सूचना देते समय नेगेटिव ओवरटोन से बचने के लिए कर्मवाच्य का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, एक अच्छे पुस्तक समीक्षक के गुणों को रेखांकित कीजिए। पुस्तक समीक्षा, इसका मतलब होता है बुक रिव्यू। पुस्तक समीक्षा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली समीक्षाओं में प्रमुख स्थान रखती है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि उसे पढ़कर पाठक को किसी लेखक की नई कृति के बारे में जानकारी मिल सके। समीक्षा के जरिए ही पाठक को किताब को पढ़े बिना ही किताब के बारे में जानकारी मिल जाती है। समीक्षा से ही पाठक के मन में पुस्तक के प्रति उत्सुकता पैदा होती है। इसलिए पुस्तक समीक्षा का काम बेहद जिम्मेदारी भरा हो जाता है। पुस्तक समीक्षा सिर्फ किसी किताब की छपाई, उसके मुख पृष्ठ या साज सज्जा तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसका असल उद्देश्य किताब के कथ्य के गुण दोष की परख करना भी है। इसके लिए समीक्षक में साहित्य का ज्ञान और साहित्य के प्रति रुचि दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। उसे साहित्य के सभी मौजूदा स्वरूपों और आंदोलनों की भी जानकारी होनी चाहिए। समकालीन साहित्य में क्या क्या नई अवधारणाएं हैं, क्या क्या लिखा जा रहा है, यह सब भी उसकी जानकारी में ज़रूर होना चाहिए। पुस्तक समीक्षा में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि लेखक ने विषय और उद्देश्य को कैसे और कितना निर्वाह किया है। लेखक की पूर्ववर्ती रचनाओं से तुलना भी की जा सकती है और इस बात पर भी प्रकाश डाला जा सकता है कि लेखक की रचना यात्रा किस तरह आगे बढ़ रही है। विषय वस्तु की दृष्टि से उसी विषय पर लिखी गई अन्य रचनाओं के साथ तुलना भी पाठक के लिहाज में
लिहाज से उपयोगी होती है। पुस्तक समीक्षा में गंभीरता होनी चाहिए, उसमें चलताऊपन या शब्दों का हल्कापन नहीं होना चाहिए। समीक्षा करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आलोच्य किताब किस तरह के पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसके अलावा पाठक वर्ग का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहता है या तथा उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह सभी पुस्तकों को पढ़े। यहाँ समीक्षा उसकी मदद करती है। इस प्रकार एक बार में पुस्तक को ढेर सारे पाठकों तक पहुँचा देती है। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो पाठक को प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की जानकारी मिलती रहती है, दूसरे वह नए लेखक के रुझानों से भी परिचित होता चलता है। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, समाज विज्ञान, खेलकूद आदि क्षेत्रों से संबंध पुस्तकों की जानकारी समीक्षा के माध्यम में से पाठकों तक पहुंचती है। पुस्तकों के इस व्यापक संस्कार में पाठक के लिए सही पुस्तक का चुनाव मुश्किल काम है। समीक्षा इस मुश्किल काम को कम करती है। इसके अतिरिक्त वह लेखक को पाठक से जोड़ने का सामाजिक दायित्व भी निभाती है। साथ ही इसकी मदद से पाठक किसी लेखक या कृति के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकता है और अपनी राय बना सकता है। पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों और एक अच्छे समीक्षक के गुणों की चर्चा पहले की जा चुकी है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के क्रम में आपने अच्छी पुस्तक समीक्षा के उदाहरण भी देखे हैं। एक अच्छे समीक्षक के गुणों का प्रतिफलन अच्छी समीक्षा में होता है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं को विचार करते समय आप यह महसूस करेंगे कि यहाँ बहुत सी बातें दोहराई गई हैं। मसलन वस्तुनिष्ठता और पूर्व क्रय मुक्तता जैसे गुणों की चर्चा एक अच्छे समीक्षक के गुण के अंतर्गत भी हो चुकी है। पत्र पत्रिकाओं की सामाजिक भूमिका। राजा राम मोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किए और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। राजा राम मोहन राय ने कई पत्र शुरू किए, जिसमें अहम है साल 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने मीरातुल संवाद, कौमुदी, बंगाल हेरल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल और संपादन में निकलने वाले उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अपने समय का यह खास समाचार पत्र था, मगर आर्थिक परेशानियों के कारण यह जल्दी ही बंद हो गया। आगे चलकर माहौल बदला और जिस मकसद के खातिर पत्र शुरू किए गए थे उनका विस्तार हुआ। समाचार सुधावर्ण, अभ्युदय, शंकानंद, हलदर सत्याग्रह, समाचार, युद्धवीर, क्रांतिवीर, स्वदेश, नया हिंदुस्तान, कल्याण, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, बुंदेलखंड केसरी, मतवाला जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र तो सरस्वती विप्लव, अलंकार, चांद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रांति, बलिदान, वॉलंटियर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों में सोए हुए वतन परस्ती के जज्बे को जगाया और क्रांति का आह्वान किया। नतीजतन उन्हें सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा। दमन नियंत्रण के दुष्चक्र से गुजरते हुए उन्हें कई प्रेस अधिनियमों का सामना करना पड़ा। वर्तमान पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा राजनीतिक भूकंप शीर्षक लेख अभ्युदय का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, नया हिंदुस्तान के समाजवाद, पूंजीवाद और फासीवादी विरोधी लेख, स्वदेश का विजय अंक, चांद का अछूत अंक, फांसी अंक, बलिदान का नववर्ष अंक, क्रांति के 1939 के
सितंबर अक्टूबर अंक, विप्लव का चंद्रशेखर अंक अपने क्रांतिकारी तेवर और राजनैतिक चेतना फैलाने के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ी सरकार की टेढ़ी निगाह के शिकार हुए और उन्हें जब्ती, प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। संपादकों को कारावास भुगतना पड़ा। सांस्कृतिक फीचर की भाषा, ग्रामीण फीचर के प्रकार, स्त्री विषयक फीचर। नारी विमर्श का अवधारणा नई नहीं है। इसका स्वर चाहे आज भी भांति भास्वर ना भी रहा हो, किंतु विद्यमान अवश्य था। सृष्टि के आदि पुरुष आदम के साथ ईवा तो पुरुष के साथ प्रकृति के रूप में नारी हमेशा विद्यमान रही है। लैंगिक विभेद और प्रजनन शक्ति से युक्त स्त्री के संसर्ग ने पुरुष में परिवार की भावना उत्पन्न की। वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों में उल्लेखित नारी संभवतः इतनी बेचारी नहीं थी कि उन पर विमर्श आयोजित किए जाते। शास्त्रार्थ में अपनी सुविज्ञता का लोहा मनवाने वाली विदुला, आलोपा, घोषा, मैत्री, गार्गी और अपने तप बल और आदर्श प्रतिवर्य से युक्त ऋषि पत्नियों युद्ध में अपने शौर्य पराक्रम, अश्वशास्त्र संचालन के चमत्कृत करने वाली वीरांगनाओं का जीवन आज भी कथा रूप में आध्यात्मिक दस्तावेजों में सुरक्षित है। स्त्रियों की स्वावलंबिता व बढ़ते प्रभाव को पुरुष का अहम स्वीकार नहीं कर सका और उसने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर घर की चार दीवारी में कैद कर दिया और वह पति की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र बन गई। समाज और समाजिकों द्वारा अनुमोदित तथ्यों व उनके अनुकूल आचरण ही धर्म कहलाने लगता है और प्रचलित मान्यताएं, परंपराएं एवं रूढ़ियां प्रश्नों के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इस समय ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें शूद्रों, दलितों के साथ ही स्त्रियों के प्रति भी अनुदारता का भाव था। आक्रमणकारी यवनों की लोलुप दृष्टि भारत की धन दौलत पर तो थी ही, उनकी कुत्सित मनोवृत्ति ने स्त्रियों की दशा को और शोचनीय कर दिया। लड़की के जन्म लेते ही उसे बेरंग लौट आने के निमम प्रयासों को अपनाने में भी लोग संकुचित नहीं होते थे। तमविष करने वाला तथ्य यह था कि इस दुष्ट कृत्य में जापा कराने वाली दवाइयाँ के साथ ही नवजात के अभिभावकों की भी सहमति होती थी, जो उनकी व्यवस्थाएं से जुड़ी होने के कारण सामाजिक स्वीकृति दीपाली की थी। यदि सुंदर हुई तो उसके दुर्भाग्य का रंग और गहरा हो जाता है। पुरुष समाज में उसे पढ़ने में छुपाए रखना, बाल्यावस्था में ही गुड्डी गुड़ियों के संसार से बाहर निकाल किसी व्रत के पल्ले बांध देना उसके भावी संघर्ष की स्थिति का निमित्त करते थे। असमय अनचाहा वैधव्य पिता की आयु वाले पति परमेश्वर के साथ चिता पर जीवित जलाए जाने या कठोर पारिवारिक नियंत्रण में रहते हुए पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य होना उनकी नियति थी। सामान्य ही नहीं, राजा वर्ग में भी स्थिति असंतोषजनक थी। शत्रु की सुंदरी कन्या अथवा पत्नी की सूचना युद्ध का कारण बनती थी। पराजित राजा विजयी राजा से संधि करने के लिए बेटियों, रानियों तथा दासियों को दान में दे देते थे। सुंदर स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें रानीवास में डालने के उल्लेख भी मिलते थे। अकाल पीड़ित गांव में राहत कार्य विषय पर एक फीचर लेख तैयार कीजिए। अपने किसी प्रिय राजनेता का व्यक्ति चित्र तैयार कीजिए। नेताजी के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। उनके पिताजी उच्च स्तर के वकील थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक में प्राप्त की। नेताजी ने अपने आगे की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त की। उसके पश्चात
ICS की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह चाहते तो आराम और सुख सुविधापूर्ण जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके मन में देश को आज़ाद कराने की लौ जल रही थी। नेताजी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग चुना। वे अपने देश से असीम और अनंत प्रेम करते थे, जिसके लिए उन्हें अपने जीवन से सारे सुख सुविधाओं को त्याग दिया। नेताजी भगवद गीता में काफ़ी विश्वास रखते थे, जिससे उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। स्वामी विवेकानंद के सिखाए हुए मार्ग यानी उनकी शिक्षाओं को नेताजी अनुकरण किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया था। यहीं से सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नेताजी बन गए। इसके पश्चात वे 1939 में पार्टी के अध्यक्ष बने। यह सिर्फ केवल थोड़े समय के लिए ही था। बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिश को नेताजी से बड़ी परेशानी थी। नेताजी से मन ही मन वे डरते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को घर पर नज़रबंद करके रखा था। लेकिन नेताजी ने अपनी चतुराई से वहां से निकल पड़े और सन 1941 को वह रहस्यमय तरीके से देश से बाहर चले गए। लेकिन इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, देश को आज़ादी दिलाना। फिर वह अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद मांगने के लिए वह यूरोप गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने हेतु रूस और जर्मनी ऐसे देशों से मदद मांगी। नेताजी सन 1943 में जापान गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जापानियों ने भारत को आज़ाद करवाने का उनका प्रस्ताव मंजूर किया। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन का आरंभ कर दिया। बोस लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी और कांग्रेस के साथ उनके कुछ मतभेद हो गए, जिसके कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया। बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के दृष्टिकोण से असहमत थे। गांधी जी और नेहरू का भली भांति समर्थन न मिलने के कारण नेताजी ने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर हमला किया। यह हमला सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ। INA कुछ भागों को लेने में सफल रहा। हालांकि बोस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। नेताजी विमान में बचकर निकल रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण विमान संभवतः दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया, लेकिन नेताजी को मौत को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। कांग्रेस के विचारधाराओं से वह कुछ खास सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। देश के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के फौज की गठन के लिए काफ़ी मदद की। निष्कर्ष, सुभाष चंद्र बोस के चले जाने से देश को काफ़ी झटका लगा। वे निडर होकर देश की सेवा में लगे रहे। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। नेताजी वीर राष्ट्र नेता थे और आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। देशवासी आज भी देशभक्त नेताजी को उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं जितना कि पहले। ऐसे सच्चे नेताओं की ज़रूरत आज देश को है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। नेताजी जैसे नेता ने हमारे देश को नेतृत्व किया और अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बानी देकर देश हित को सर्वप्रथम रखा। हम सर झुकाकर ऐसे देशभक्त को नमन करते हैं। नेताजी ने इन्हीं गुणों के कारण वह मेरे प्रिय नेता हैं। विकास के नाम पर बनाए जाने वाले ऊंचे बांधों पर फीचर का प्रारूप तैयार कीजिए। फीचर लेखन पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखन को किसी खास सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। फीचर रचना का मुख्य नियम है कि वह फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तथ्यों का संग्रह। जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है, उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे ज़रूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी, फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों का संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाए और वह एकदम सही हो। फीचर का उद्देश्य। फीचर लेखन का दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। किसी घटना या विशेष पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता।
प्रस्तुतिकरण। फीचर लिखने के लिए यह ज़रूरी चीज़ है। मुख्य रूप से अपने फीचर लेखन में इस बात का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि फीचर मनोरंजन के लिए हो, उसे सरल और आम बोलचाल में प्रयोग किया जा सके। शीर्षक और आमुख। किसी भी समाचार अथवा फीचर के लेखन के लिए उसका शीर्षक और आमुख के अच्छे तरीके से लिखा होना जाना चाहिए। एक अच्छे फीचर में यह खूबी होनी चाहिए कि वह न सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने योग्य हो बल्कि जिज्ञासा और सार्थक हो। साज सज्जा। एक अच्छे फीचर लेखन में जब तक पूर्ण न माना जाए कि वह जिसमें साज सज्जा न हो। साथ ही एक अच्छे फीचर की विशेषता यह भी है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले चित्र, रेखा चित्र और ग्राफिक्स आवश्यक पहलू हैं। घटना मूल। पत्रकारिता की भाषा में जिसे समाचार फीचर कहा जाता है, वास्तव में वह घटना मूलक फीचर ही है, क्योंकि समाचार के मूल में कोई न कोई घटना अवश्य होती है। घटना मूलक फीचर का लेखन समाचार पत्रों का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करता है और वह उन समाचारों की तलाश में रहता है जिसमें एक फीचर के बीज होते हैं। विशिष्ट मूल्य। जीवन के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों ने अपने कर्म से अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें विशिष्ट फीचर लेखन में समाहित किया जाता है। समाज सेवा, राजनीति, कला, साहित्य, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्रों में चारित्रिक एवं व्यक्ति की विशेषताओं तथा अपनी उपलब्धियों में अपने आप को विशिष्ट व्यक्तियों के उपलब्धि को विशिष्ट फीचर लेखन के तहत लिखा जाता है। कुछ विशेष वस्तुएं भी अपनी विशेषताओं के कारण विशेष अवसरों पर, विशेष स्थानों पर ऐसा स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। विषय वस्तु के आधार पर इस प्रकार के फीचरों को इन भागों में बांटा जा सकता है: व्यक्तिपरक फीचर लेखन, स्थानपरक फीचर लेखन और वस्तुपरक फीचर लेखन। व्यक्तिपरक। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्म से विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले लोग काफ़ी चर्चित होते हैं। महापुरुषों और प्रसिद्ध हस्तियों के जन्म दिवस तथा पुण्यतिथि भी फीचर लेखन के विषय हो सकते हैं। स्थानपरक। विशिष्ट व्यक्तियों के भांति ही कुछ ऐतिहासिक स्मारक, पर्यटक स्थल, दुर्ग, मंदिर, नदी, पहाड़, झील आदि भी अपनी विशेषताओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध होते हैं। यह स्थान पर फीचर लेखन के अंग हो सकते हैं। वस्तुपरक। अनेक बार कुछ वस्तुएं भी अपनी प्राचीनता, ऐतिहासिकता, अद्वितीयता और विशेषता के कारण चर्चा का विषय बन जाती हैं। इन वस्तुओं को ऐतिहासिक उनके स्वामियों का विवरण और उनकी विशेषताएं फीचर लेखन का विषय वस्तु बन जाती हैं। विज्ञापन फीचर से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे फीचर लेखन में क्या क्या गुण होने चाहिए? अंग्रेज़ी भाषा के शब्द एडवर्टाइजिंग की उत्पत्ति लैटिन के एडवर्टरी शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मोड़ने से होता है। विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखना। विज्ञापन हमारे आसपास उपस्थित है, जिससे हमें समस्त वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध हो पाती है और उपभोक्ता के तौर पर हमारे लिए खरीदारी करना आसान हो जाता है। ऐसे ही हर चीज़ के विज्ञापन आपको आज के युग में देखने मिल जाएंगे, चाहे वह ज़मीन का टुकड़ा हो या बड़े शहरों के फ्लैट, आभूषण, वस्त्रों या वाहन आदि हों। मुख्य रूप से विज्ञापन लेखन दो प्रकार के होते हैं: लिखित और मौखिक। सड़कों पर हमें पोस्टर या बैनर के रूप में विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। आधुनिक युग में विज्ञापन एक व्यावसायिक क्रिया है, जिससे प्रत्येक व्यवसाय को किसी न किसी रूप से जोड़ना पड़ता है ताकि व्यवसाय को बढ़ाया जा सके। इसे सुनहरों के फीचर लेखन, क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान भी देता है, इसीलिए यहाँ पर इस लेखन में रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। जहाँ समाचार पत्र कई प्रकार के बंधनों से बंधा होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ घटना की जानकारी देना, उल्टा पिरामिड थैली में लेखन करना आदि, उल्टा पिरामिड शैली में लेखन करना आदि, इस प्रकार की बाधा फीचर लेखन के साथ नहीं है।
इसे सुनहरों के फीचर लेखन किसी कहानी उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होते हैं। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा, शैली, नेता तथा निष्कर्ष। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करना चाहिए जिसका पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता: मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए, कल्पना का समावेश भी आवश्यक है, लंबा व घुमावदार ना हो जिससे रुचि उत्पन्न हो, महकता, भावात्मक, तर्कसंगत, गतिशील शैली, विचित्रता, रोचक, तथ्य व उनके प्रभाव सही हों, आंकड़ा सही हो, अन्यथा झूठा व अविश्वसनीय माना जाता है, इसलिए तथ्य ठीक रखना चाहिए। ज्ञान व भावना संवेदना जगाने की कला है भी निहित हो। ओके गाइस, तो ये थी हमारी असाइनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।